नमस्कार दोस्तों, अब हम जीव विज्ञान का पाठ पारितंत्र का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपघटन और ऊर्जा प्रवाह के बारे में। अपघटन, आपने शायद सुना होगा कि केंचुओं को किसान के मित्र के रूप में संबोधित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों खंडन करने के साथ साथ भूमि को भुरभुरा बनाने में मदद करते हैं। उसी प्रकार अपघटक जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष मलादि सहित अपरद जिसे हम डिट्राइटस बनाते हैं, जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस भवन, खनिजी भवन है। अपरदहारी जैसे केंचुए अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार की दिखती है। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन प्रक्रिया के अंतर्गत जल विलय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदांश स्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित होते हैं। बैक्टीरियल एवं कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद के समानांतर रूप से लगातार चलती रहती है। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा में संपन्न होती है। ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत ही धीमी गति से चलता है। स्वभाव में कोलॉइडल होने के कारण यह पोषक के भंडार का काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है, जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषण उत्पन्न करते हैं, उन्हें मुक्त करता है। अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अपघटन की दर जलवायु घटकों तथा अपरद के रासायनिक संगठनों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायुवीय परिस्थिति में यदि अपरद काइटिन या लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन दर धीमी होती है। यदि अपरद नाइट्रोजन तथा जल विलय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है तब ये तेज होती है। ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है, जो मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करती है। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करती है, जिसका परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। ऊर्जा प्रवाह गहरे समुद्र में जलतापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा स्रोत सूर्य है। आपतित सौर विकिरण का 50% से कम भाग प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है। हम जानते हैं कि पादप एवं प्रकाश संश्लेषण तथा रासायनिक संश्लेषण जीवाणु सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं। पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। अतः ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार प्रवाहित होती है। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अतः आप पाएंगे कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिक
एक दूसरे सिद्धांत से अवमुक्त नहीं है। उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है ताकि वे अपेक्षित अणुओं को संश्लेषित कर बढ़ती हुई अव्यवस्थापन के प्रति सर्वव्यापी प्रवृत्ति से संघर्ष कर सके। पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा गया है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में शाकी एवं काष्ठीय पादप प्रमुख उत्पादक है। इसी प्रकार विभिन्न प्रजातियां जैसे पादप लवक, काई और बड़े पादप जलीय पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक है। आपने खाद्य श्रृंखलाओं तथा जालों यानी वेब्स के बारे में पढ़ा है जो प्रकृति के विद्यमान है। पादप से आरंभ होकर खाद्य श्रृंखला या जाल इस प्रकार से बने होते हैं कि प्रत्येक प्राणी जो एक पादप से आहार ग्रहण करता है या अन्य प्राणी पर निर्भर करता है और बदले में वह किसी अन्य के लिए आहार बनाता है। इस परस्पर अंतर निर्भरता के कारण श्रृंखला जाल की रचना होती है। किसी भी जीव द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा सदैव के लिए संचित नहीं रहती है। उत्पादक द्वारा आबद्ध की गई ऊर्जा या तो उपभोक्ता को भंज दी जाती है या वे जीव मृत हो जाती है। एक जीव की मृत्यु अपरत खाद्य श्रृंखला या जाल की शुरुआत होती है। सभी जीव अपनी आहार आवश्यकता के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं, अतः इनकी उपभोक्ता तथा परपोषित भी कहा जाता है। यदि वे उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, और अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है उसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आप तृतीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी या शाक भक्षी होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में कुछ सामान्य शाकाहारी कीट पतंगे, पक्षी तथा स्तनधारी पशुओं तथा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में मृद कवची यानी मोलस्क होते हैं। वे उपभोक्ता जो शाकाहारी जीवों से आहार पूर्ति करते हैं वे मांसाहारी या मांस भक्षी होते हैं, या इन्हें प्राथमिक मांस भक्षी कहना अधिक उपयुक्त होगा। वे पशु जो आहार हेतु प्राथमिक मांस भक्षियों पर निर्भर करते हैं उन्हें द्वितीयक मांस भक्षी के रूप में नामित किया गया। एक साधारण खाद्य श्रृंखला यहाँ दिखाई गई है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मनुष्य। एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपरज खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, जो मृत कार्बनिक सामग्री से प्रारंभ होती है। यह अपघटकों से बना होता है जो कि मुख्यतः कवक एवं बैक्टीरिया के रूप में परपोषित जीव होते हैं। ये मृत कार्बनिक सामग्रियां अपरदों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी के नाम से भी जाना जाता है। अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं जो मृत जीवी तथा व्यर्थ सामग्री को साधारण अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ डालते हैं, जो बाद में उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जलीय पारितंत्र में चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह का महत्वपूर्ण साधन है। इसके विरुद्ध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीएफसी की तुलना में अपरत खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। कुछ स्तरों पर अपरत खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। अपरत खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला पशुओं के शिकार बन जाते हैं और एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ जीव जंतु जैसे कॉकरोच एवं कौवे आदि सर्वभक्षी होते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं का यह प्राकृतिक अंतर संबंध एक आहार जाल यानी फूड वेब का निर्माण करता है। आहार पूर्ति संबंधों के अनुसार सभी जीवों का प्राकृतिक वातावरण या एक समुदाय में अन्य जीवों के साथ एक स्थान होता है। सभी जीव अपने पोषण या आहार के स्रोत के आधार पर आहार श्रृंखला में एक विशेष स्थान ग्रहण करते हैं, जिसे ट्रॉफिक लेवल या पोषण स्तर के नाम से जाना जाता है। उत्पादक प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। शाकाहारी यहाँ पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ये उत्तरोत्तर पोषण स्तरों पर ऊर्जा की मात्रा घटती रहती है।
अब हम इसे देखते हैं। प्राथमिक उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाता है और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता का भोजन बनता है और इसी तरह द्वितीयक उपभोक्ता चतुर्थ उपभोक्ता का भोजन बनता है। जब कोई जीव मरता है तो वह अपरत या मृत जैव मात्रा में बदल जाता है, जो अपघटकों के लिए एक ऊर्जा स्रोत के रूप में काम करता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर जीव अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए निम्न पोषण स्तर पर निर्भर रहता है। एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ से कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित शस्य या खड़ी फसल कहा जाता है। स्थित शस्य को जीवित जैवकों की मात्रा यानी जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या से मापा जाता है। एक प्रजाति के जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। एक जैव मात्रा का मापन शुष्क भार पर शब्दों में किया जाए तो वह अधिक विशुद्ध होगा। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या प्रतिबंधित होती है। इस तरह ऊर्जा प्रवाह का स्थानांतरण 10% कम होता है और प्रत्येक निम्न पोषण स्तर से ऊपर का पोषण स्तर केवल 10% ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रकृति में यह संभव है कि कई स्तर हो, जैसे चरण खाद्य श्रृंखला में उत्पादक, शाक भक्षी, प्राथमिक मांस भक्षी, द्वितीयक मांस भक्षी आदि। ऊर्जा प्रवाह कुछ इस प्रकार की होती है। सूर्य की रोशनी पहले उत्पादक में जाती है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता पे जाती है। उस प्रथम उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता का भोजन बनता है और फिर ये द्वितीयक उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता का भोजन बनता है और इनमें बच गए या जो मृत हो जाते हैं वो उनका अपघटन हो जाता है। इस वीडियो में हमने सीखा अपघटन और ऊर्जा प्रवाह के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक अनुक्रमण, पादपों का अनुक्रमण। धन्यवाद।